नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ज़बरदस्त मस्त तंदुरुस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सबसे पहला क्या है? अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, अनुच्छेद 53 में क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, अनुच्छेद 54 में क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है। ठीक है, अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 54 यानी कि कहने मतलब अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल। ठीक है, अनुच्छेद 55 में क्या है? तो राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ठीक है, अनुच्छेद 61 पूछेगा तो अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 72 में क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है, जो 15वें राष्ट्रपति है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो उड़ीसा के मयूरभंज जिला की रहने वाली है और आदिवासी महिला है। यानी पूछेगा सवाल कि भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला आपके सामने है सेकंड नंबर। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये आपका संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है आपका, ये क्या है? संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मूल अधिकार दोस्तों, मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार दोस्तों ये भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है। पूछेगा दोस्तों अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद आपसे पूछेगा तो अनुच्छेद आपको याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, किसका उल्लेख किया गया दोस्तों? तो मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है, भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है, भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है संवैधानिक अधिकार। ठीक है, यानी 2 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है दोस्तों? तो प्राक्कलन समिति। ठीक है, याद रखिएगा कि प्राक्कलन समिति जो है ये आपका क्या है? ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की जो संख्या होती है 30 होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सदस्यों की संख्या आपका 30 होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। सभी जो 30 होते हैं, ये टोटल 30 जो होते हैं, ये लोकसभा का होता है। किसका होता है? लोकसभा का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछेगा दोस्तों कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। सदस्यों की संख्या का जो कार्यकाल होता है, सदस्यों की संख्या की कार्यकाल अगर पूछेगा इनका कि कार्यकाल दोस्तों कितने वर्ष का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष का होता है दोस्तों। एग्जाम में सवाल पूछता है। ठीक है, क्या पूछेगा कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और 30 जो होते हैं सभी लोकसभा का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। याचिका समिति में दोस्तों सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों इसमें सदस्यों की संख्या आपको ध्यान रखना है, सदस्यों की संख्या। ठीक है, सदस्यों की संख्या आपको ध्यान रखिएगा 25 होता है। कितना होता है? 25। ठीक है, 15 जो होता है ये आपका लोकसभा का होता है, लोकसभा का, और 10 जो होते हैं ये आपका राज्यसभा का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या दोस्तों 22 होता है। ठीक है, कितना होता है? 22 होते हैं लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या। पूछेगा दोस्तों कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या जो 22 होते हैं वो दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा, लोकसभा में टोटल कितना सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा 15 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा में दोस्तों कितने सदस्य होते हैं? तो आपका 7 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 7। उसी तरह से दोस्तों सरकारी उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है
सदस्यों की संख्या, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें भी दोस्तों 22 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो प्राक्कलन समिति दोस्तों ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और सदस्यों के जो कार्यकाल होता है दोस्तों 1 वर्ष का होता है, ठीक है। याचिका समिति में सदस्यों की संख्या दोस्तों कितना होता है, 25 होता है, 15 लोकसभा का और 10 राज्यसभा का। सरकारी उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या दोस्तों 22 होता है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होता है। लोकसभा 15 होता है, राज्यसभा 7 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल 4 नंबर सवाल देखिएगा। 4 आपके सामने दोस्तों क्या कह रहा है, 4 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई है। तो भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। क्या है सवाल, क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई है, ठीक है, द्विसदनीय विधायिका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने। 5 नंबर सवाल आपके सामने क्या है दोस्तों, देखिएगा कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, कर यानी कि टैक्स लगाता है, क्या लगाता है दोस्तों, टैक्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, टैक्स लगाता है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों। यह अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, 117 में है क्या, 117 में दोस्तों वित्त विधेयक है। क्या है, वित्त विधेयक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 17 में क्या है, वित्त विधेयक है। अनुच्छेद 12 में क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 12 में आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। अनुच्छेद 109 में क्या है दोस्तों, तो धन विधेयक की प्रक्रिया याद रखिएगा, धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक की जो प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में है। अनुच्छेद 110 में क्या है आपका, धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक याद रखिएगा, धन विधेयक 110 में है, धन विधेयक प्रक्रिया 109 में है। अनुच्छेद 117 में क्या है, वित्त विधेयक। अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 108 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, ये अनुच्छेद क्या है इसमें, अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला 6 नंबर सवाल देखिएगा। 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, 6 नंबर सवाल है कि मूल अधिकारों से, ठीक है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है, ठीक है, तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 13, ठीक है। देखिए मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। क्या क्या किया जाता है, शून्य घोषित। सबसे पहले बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं मूल अधिकार को कहां से लिया गया है दोस्तों, तो मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार का जो उल्लेख किया गया है भाग 3 में है, ठीक है, भाग 3 पूछेगा। अनुच्छेद पर अगर पूछेगा तो अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बताया था कि भाग 3 को क्या कहा जाता है, तो संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको 32 में क्या है, अनुच्छेद 32 में, तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। यानी अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, तो संविधान का आत्मा कहा जाता है, ठीक है, संविधान का आत्मा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, संविधान का आत्मा। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों, तो धर्म, लिंग एवं जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना। धर्म, ठीक है, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म, लिंग, जाति, ठीक है, के आधार पर भेदभाव
नहीं करना, ठीक है, नहीं करना है मतलब, ठीक है, यानी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर दोस्तों भेदभाव नहीं करना है, ये आर्टिकल 15 में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 15 दोस्तों एक मूवी भी है, ये आप लोग देख लीजिएगा, आयुष्मान खुराना का है, ठीक है, बहुत जबरदस्त मूवी है दोस्तों। आर्टिकल 15 इसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 17 में याद रखिएगा अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का अंत। सिंपल भाषा में याद रखिएगा छुआछूत का अंत है, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, पहले जो था यानी कि मंदिर में जो छोटे जाति के लोग होते थे उनको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब आर्टिकल 17 आया, जब संविधान लागू हुआ तो छुआछूत का अंत हो गया, सभी लोग मंदिर जा सकते हैं, सभी लोग पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो छुआछूत का अंत दोस्तों अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 32 जो है 5 प्रकार की रीट जारी करती है, 5 प्रकार की रीट, ठीक है, 5 प्रकार की रीट जारी करती है दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, टोटल 5 प्रकार की रीट जारी करती है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च उच्च न्यायालय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल, देखिए 7 नंबर। 7 आपके सामने क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा राष्ट्रपति होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे ख्याल से? राष्ट्रपति होगा, ठीक है। एक मिनट दोस्तों देख लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है दोस्तों? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए बात करेंगे दोस्तों कि संसद का जो उल्लेख किया गया दोस्तों आर्टिकल किसमें किया गया है? तो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 79 में। जिससे बात करेंगे सरला से आपको बताए थे, ठीक है, सरला दोस्तों, ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। से क्या हो जाएगा? संसद, ठीक है, संसद दोस्तों इसका जो उल्लेख किया गया 79 में किया गया है, अनुच्छेद 79। राज्य से क्या हो जाएगा? राज्यसभा, राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 80 में किया गया है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है, लोकसभा, ठीक है, अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे कि संसद का उल्लेख अनुच्छेद आर्टिकल 79 में किया गया है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के जो पद का उल्लेख किया गया है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का जो उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा, ये आर्टिकल 93 में किया गया, ठीक है। आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख आर्टिकल 93 में किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख दोस्तों किसमें किया गया है? तो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। राज्यसभा का दोस्तों उल्लेख अभी हम बताए थे, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में किया गया है, यानी आर्टिकल 80 में किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्यसभा का उल्लेख किया गया। बात करेंगे दोस्तों, राज्यसभा क्या है दोस्तों? एक निम्न सदन है, ठीक है। लोकसभा क्या है? लोकसभा दोस्तों निम्न सदन है, राज्यसभा क्या है दोस्तों? उच्च सदन है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन का जो उल्लेख किया गया मेन्यू से, ये आर्टिकल 263 में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 263 में किया गया, ठीक है। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था, याद रखिएगा, 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था, और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का जो उल्लेख किया गया आर्टिकल 263 में किया गया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल 8 नंबर सवाल देखिए, ठीक है, 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है? केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो मूल अधिकारिता, ठीक है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। केंद्र राज्यों के बीच होने वाले विवादों का जो निर्णय है करने की जो भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल। अच्छा, केंद्र और राज्यों की शक्ति का बंटवारा ये किस अनुसूची में है दोस्तों? ये आपको ध्यान रखिएगा। तो 7वीं अनुसूची में है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 21, ठीक है,
देखिए अनुच्छेद 21 में क्या है, तो जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार है। याद रखिएगा, जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का जो अधिकार है एक इसमें है, तो अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21A में क्या है दोस्तों, तो शिक्षा का जो अधिकार आपका दिया गया है, शिक्षा का जो अधिकार है आपका, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार का मतलब क्या होता है, यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया गया है, वो आर्टिकल 21A यानी 21 का के अंतर्गत दिया गया दोस्तों। देखिए शिक्षा का जो अधिकार है इसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दोस्तों इसको जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार को दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और उसमें जोड़ा गया था ये कैवा अधिकार था, तो 11वां मूल अधिकार था, ठीक है, ये आपको 11वां मूल कर्तव्य था, इसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्तों, तो बोलने की स्वतंत्रता है, याद रखिएगा, बोलने की जो आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 19 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 32 में अभी हम बताए थे दोस्तों क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 को ही संविधान का आत्मा कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, संविधान का आत्मा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, तो अनुच्छेद 21, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल, देखिए 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि फ्यूज का सिद्धांत, ठीक है, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है दोस्तों, तो विद्युत के उष्मीय प्रभाव से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, विद्युत के उष्मीय प्रभाव से फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि यदि एक गोलीय दर्पण, ठीक है, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों, तो अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, 12 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रकाश तरंगों की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चर प्रभावित होते हैं, वे हैं क्या हैं, यानी वेग और तरंगदैर्घ्य। देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए प्रकाश तरंगों की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में, ठीक है, वेग और तरंगदैर्घ्य में क्या होता है दोस्तों, प्रभावित होता है, यानी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है, ठीक है, वेग जो होता है वो बदल जाता है और तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति जो है, ये आवृत्ति आप देख रहे हैं वो आवृत्ति नहीं बदलता है, ठीक है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश तरंगों की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वेग और तरंगदैर्घ्य क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, लेकिन जो है आवृत्ति नहीं बदलती है, वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो बैंगनी का होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 13 नंबर सवाल, तो 13 आपके सामने है दोस्तों। 13 नंबर सवाल देखिएगा, प्रकाश वर्ष होता है, क्या है, प्रकाश वर्ष होता है, तो क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा, ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है, ठीक है, आपको ध्यान, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो आप लिख लीजिएगा 9.46, ठीक है, याद रखिएगा 9.46 गुने 10⁻15, ठीक है, ये होता है, क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है, कितना 9.46 गुने 10⁻15 होता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे क्या लिखाएगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखाएगा, मीटर पर जूल क्या लिखाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताना ये है कि 9.46 गुने 10⁻15 होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था, जैसे कि कोई भी चीज़ होता है, जैसे पूछेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, स्मॉल जी का मान होता है कितना होता है, 9.8 होता है, तो क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। उसी तरह से पूछेगा कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो 6.67 गुने 10⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। उसी से यहाँ पे बताइएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखाएगा, ठीक है, आप लोग का ये है।
तो एक प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी कितना होता है? 9.46 गुने 10⁻15, ठीक है। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 13 का। चलिए अगला बात करेंगे। देखिए 14 नंबर सवाल। 14 आपके सामने क्या कर रहा है कि एक हॉर्स पावर में, ठीक है, कितने जूल या सेकेंड होते हैं? तो 746 होते हैं। कितना होते हैं? 746 जूल या सेकेंड होते हैं। एक एचपी, 1 एचपी इक्वल टू, ठीक है, 1 एचपी, एचपी मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर होता है। 1 एचपी इक्वल टू 746 जूल या सेकेंड होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर देखिएगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है दोस्तों। क्या होती है? तो लोलक जो घड़ियां होती है वो गर्मियों में सुस्त हो जाती है दोस्तों, ठीक है, हो जाती है क्योंकि लोलक की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। क्या होती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए 16 नंबर। 16 आपके सामने है कि अति चालक का लक्षण है, ठीक है। अति चालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। क्या है? शून्य पारगम्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर 16 का ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 17 नंबर। देखिए 17 के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों? तो टच स्क्रीन जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं, बल्कि ये इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट, ठीक है, इनपुट डिवाइस है आपका, इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। और बाकी जो है जैसे कि मॉनिटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया और प्लॉटर हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? ये आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन क्या है दोस्तों? ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए 18 नंबर। 18 क्या है दोस्तों आपके सामने कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का जो आविष्कार किए थे वो किसने किए थे? बैकरोल ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किए थे बैकरोल ने। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने, ठीक है। रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता का जो आविष्कार किए थे, रेडियो धर्मिता का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किए थे। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बैकरोल ने किए थे। रदरफोर्ड दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने प्रोटॉन का खोज किया था। रदरफोर्ड प्लस गोल्डस्टीन ने, प्लस गोल्डस्टीन ने किसका खोज किए थे? तो प्रोटॉन का खोज किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? बैकरोल ने। देखिए अगला 19 नंबर सवाल। 19 आपके सामने क्या कह रहा है? देखिए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण है आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बात करेंगे जल का वाष्प में परिवर्तन, ये क्या है दोस्तों? देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, ठीक है, तो पुनः उसी अवस्था में लौट जाना दोस्तों भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि जल का वाष्प में परिवर्तन, ठीक है, वाष्प बल गया दोस्तों, वो फिर से जल में आ जाएगा। ये सब क्या है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन है। जैसे मोमबत्ती का जलना, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। दूध से दही बनना, ये क्या है दोस्तों आपका? ये भी रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। दूध से दही बन गया, दही से क्या दूध बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। मोमबत्ती अगर जल गया तो फिर से क्या वो वापस आ जाएगा? नहीं आएगा, ठीक है। मोमबत्ती का पिघलना वो क्या है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पानी में चीनी का घुलना, ये क्या है दोस्तों? ये भी भौतिक परिवर्तन है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन डी, यानी दोनों ई जो हो जाएगा, क्या दोनों क्या है दोस्तों? यानी ऑप्शन ए और डी दोनों क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि पानी में चीनी का घुलना, ठीक है, तो चीनी घुल गया, फिर से क्या करेंगे? उसको खौलाकर, ठीक है, चीनी को बाहर कर ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या है दोस्तों? आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 20 नंबर सवाल। 20 क्या कह रहा है आपके सामने? 20 है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, ठीक है, अफबाउ सिद्धांत द्वारा। किसके द्वारा? तो अफबाउ सिद्धांत के द्वारा, ठीक है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? जॉन डाल्टन ने दिया था। याद रखिएगा कि परमाणु जो सिद्धांत दिए थे, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो परमाणु सिद्धांत दिए थे जॉन डाल्टन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिए, देखिए 21 नंबर। 21 नंबर क्या कर रहा है आपके सामने? निम्नलिखित में से, ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? मूल तत्व के बारे में बात कर रहा है तो याद रखिएगा हीरा क्या है दोस्तों, ये आपका एक मूल तत्व है, ठीक है। याद रखिएगा हीरा का जो अपवर्तनांक होता है, इसका जो अपवर्तनांक याद रखिएगा, अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक इसका होता है, ठीक है, 2.42 होता है, 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है दोस्तों। कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं, तो कार्बन के 2 अप्रूप याद रखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। कार्बन के मेन रूप से 2 अप्रूप होते हैं, कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं। कौन से होते हैं? एक आपका हीरा होता है दोस्तों, ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या है दोस्तों, ये विद्युत का सुचालक है, ठीक है, यानी इससे धारा प्रवाहित हो सकता है ग्रेफाइट से, विद्युत का सुचालक, ठीक है। याद रखिएगा संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3, CaCO3 दोस्तों संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? हीरा दोस्तों एक क्या है, ये कठोर पदार्थ होता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, कठोर पदार्थ होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शक्कर दोस्तों चीनी का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, तो C12H22O11 होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र शक्कर का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए C12H22O11। देखिए अगला सवाल, अगला सामने 22 नंबर सवाल है। निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछा है, तो तांबा। तांबा क्या है दोस्तों, ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तांबा का संकेत कॉपर होता है, Cu, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पारा का संकेत दोस्तों क्या होता है, Hg होता है। परमाणु संख्या दोस्तों 80 होता है, ठीक है। चांदी का दोस्तों संकेत क्या होता है, Ag होता है। परमाणु संख्या दोस्तों 47 होता है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों सोना का संकेत क्या होता है, Au होता है। परमाणु संख्या 79 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तांबा का संकेत दोस्तों Cu होता है। अगर बात करेंगे कि निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है दोस्तों, तो तांबा क्या सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। पारा क्या दोस्तों, यानी कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रवस्था में पाई जाती है, तो पारा। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रवस्था में पाई जाती है, पारा। कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु द्रवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए अगला 23 नंबर। 23 नंबर क्या कर रहा है आपके सामने कि सोप स्टोन, ठीक है, सोप स्टोन यानी टाल्क मुक्ता है, क्या है ये, तो मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सोप स्टोन यानी टाल्क मुक्ता क्या है, तो मैग्नीशियम सिलिकेट है। देखिए अगला 24 नंबर। 24 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए पीतल एवं कांसा दोस्तों ये तांबे के मिश्र धातुओं का है। जर्मन सिल्वर एवं रोल्ड गोल्ड भी क्या दोस्तों, ये आपके तांबे के मिश्र धातुओं का है। गन मेटल एवं डेल्टा मेटल दोस्तों ये भी क्या है, तांबे के मिश्र धातुओं का है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। रोज मेटल एवं टाइप मेटल जो है ये क्या है, ये तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 24 का डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 25 नंबर। 25 है आपके सामने, क्या कह रहा है 25 कि एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलियन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7 से अधिक होता है। कितना होता है, 7 से अधिक। देखिए दोस्तों बात करेंगे कि एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलियन का जो पीएच मान होता है वो मेरे से क्षारीय होता है। क्षारीय कब होगा, जब 7 से अधिक होगा तो दोस्तों क्षारीय होगा। जिससे होता क्या है, 0 से लेकर 14 के बीच में होता है, ठीक है, बीच में क्या आता है दोस्तों 7 आता है। 7 से कम होता है दोस्तों क्या होता है, वो अम्लीय होता है। क्या होता है, 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक होता है तो दोस्तों क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। और 7 होगा दोस्तों ये क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से अधिक होगा क्षारीय, ठीक है। तो एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलियन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होगा, ठीक है, क्षारीय होगा। देखिए अगला 26 नंबर, बेकिंग सोडा है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा क्या है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, याद रखिएगा। बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों क्या है, ये खाने का सोडा है। क्या दोस्तों, ये आपका खाने का सोडा, ठीक है, याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। इसका सूत्र क्या होता है खाने का सोडा का, NaHCO3, NaHCO3 होता है। उसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये होता है आपका
धोवन सोडा, धोवन सोडा इसी को बोलते हैं, या फिर इसी को वाशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा, ठीक है। इसी को, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो Na2CO3.10H2O होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है? सोडियम क्लोराइड होता है। इसका सूत्र क्या होता है? NaCl। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड याद रखिएगा। तो बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर। मॉर्फिन दोस्तों किससे प्राप्त होता है? याद रखिएगा। मॉर्फिन जो प्राप्त होता है दोस्तों ये फल से प्राप्त होता है, ठीक है। मॉर्फिन जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो फल से प्राप्त होता है दोस्तों। मेन रूप से याद रखिएगा। देखिए मॉर्फिन जो है ये जो अपरिपक्व फल है, जो पूर्ण रूप से पका नहीं है, ठीक है, उसी से प्राप्त किया जाता है मॉर्फिन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो फल से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 28 नंबर सवाल देखिएगा। 28 आपके सामने क्या कह रहा है? 28 नंबर सवाल है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, ठीक है। तो कौन है दोस्तों? क्रिब्स चक्र, ठीक है, याद रखिएगा। यानी हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये एटीपी का फुल फॉर्म होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया मेन रूप से एटीपी होता है दोस्तों, मौजूद होता है, ठीक है। तो एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला 29 नंबर सवाल देखिएगा। 29 आपके सामने क्या कह रहा है? 29 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने क्या है? देखिए कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का क्या कारण है दोस्तों? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ठीक है, याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति की जो उपस्थिति है यह मेन रूप से पादप कोशिका का, ठीक है। पादप कोशिका एक है दोस्तों जंतु कोशिका, दोनों में जो भिन्नता है वो क्या है दोस्तों? कोशिका भित्ति की उपस्थिति दोनों की में भिन्नता को बताता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किए थे। उन्होंने मृत कोशिका खोज किया था, लेकिन जीवित कोशिका खोज किसने किया था? तो एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने 1674 में किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है वो साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था माइटोकॉन्ड्रिया खोज, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ये आपको ध्यान रखिएगा। जीव द्रव्य खोज किसने किया था? पुरकिंजे, ठीक है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो चींटियों को जो अध्ययन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, मर्मिकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है मर्मिकोलॉजी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। साइटोलॉजी दोस्तों अभी बताए थे, तो साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है, साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है ये आपका साइटोलॉजी कहलाता है। नीडोलॉजी दोस्तों सबसे पहले बात करिए अर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, याद रखिएगा। पक्षियों का जो अध्ययन होता है, पक्षियों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? तो अर्निथोलॉजी। नीडोलॉजी दोस्तों पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन, पक्षियों के घोंसला का अध्ययन, ठीक है, ये क्या कहलाता है? तो नीडोलॉजी कहलाता है। मर्मिकोलॉजी चींटियों के अध्ययन कहलाता है, ठीक है। तो बात करेंगे दोस्तों कि माइकोलॉजी दोस्तों किसे कहलाता है? माइकोलॉजी दोस्तों, माइकोलॉजी कवक का जो अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन है दोस्तों क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से पूछेगा फाइकोलॉजी जो होता है किसका, फाइकोलॉजी किसका है ये? तो फाइकोलॉजी दोस्तों ये शैवाल का अध्ययन है, ठीक है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी दोस्तों कोशिका का अध्ययन, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन दोस्तों। नीडोलॉजी चींटियों के अध्ययन, मर्मिकोलॉजी साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला 31 नंबर सवाल देखिए। 31 आपके सामने है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है। तो यकृत दोस्तों कौन बनाता है? यकृत। यकृत का दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर, LIVER, लीवर बोलते हैं। इसका वजन कितना होता है? करीब 1.5 kg के आसपास होता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों हैजा, हैजा याद रखिए दोस्तों। हैजा दोस्तों एक बीमारी है और एक टाइफाइड है। हैजा दोस्तों एक आपका टाइफाइड, ठीक है। ये दोनों जो बीमारी है ये किसको प्रभावित करता है दोस्तों? टाइफाइड, हैजा, ये दोनों आंत को प्रभावित करता है। किससे प्रभावित करता है? आंत को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो यकृत जो है ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है।
वसा में दोस्तों घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है दोस्तों ए, डी, ई और के होता है दोस्तों। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? पानी में घुलनशील विटामिन तो बी और सी होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। विटामिन बी वन का रसायन नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन सी का रसायन नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रसायन नाम रेटिनॉल। विटामिन डी का रसायन नाम क्या होता है? कैल्सीफिरॉल। विटामिन ई का रसायन नाम टेकोफिरॉल और विटामिन के का रसायन नाम फिलोक्विनोन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो रिकेट्स होता है, जो बच्चों में होता है दोस्तों, ठीक है, हड्डियों का टेढ़ापन हो जाता है। विटामिन ई की कमी से दोस्तों बांझपन होता है, यानी जनन शक्ति के जनन क्षमता में कमी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना। विटामिन बी वन कमी से बेरी। विटामिन सी कमी से अस्कर्वी रोग, मसूड़ों का फूलना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर सवाल देखिएगा। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है तो मेटाकार्पल, ठीक है, देखिए मेटाकार्पल क्या है दोस्तों? ये हथेली में पाई जाने वाली है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी कौन सा है? मेटाकार्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटाकार्पल। ये जो कार्पल मेन रूप से ये कलाई में पाया जाता है, कलाई, ठीक है, कलाई जो होता है, कलाई के समूह में जो मेन रूप से पाया जाता है उसमें कार्पल पाया जाता है दोस्तों। स्टेपिस दोस्तों कान की हड्डी में पाया जाता है। कान की हड्डी को क्या बोलते हैं? स्टेपिस बोलते हैं, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी दोस्तों स्टेपिस होता है। कान में टोटल दोस्तों, दोनों कान में टोटल 6 हड्डी है, 6 हड्डी है, ठीक है। फेस में दोस्तों कितना हड्डी है? 14 हड्डी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। खोपड़ी में दोस्तों कितना हड्डी है? टोटल 8 हड्डी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए अगला 33 नंबर। अभी हम बताए थे कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है आपको ध्यान रखना है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफिरॉल होता है। क्या होता है? टेकोफिरॉल। विटामिन ई की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो बांझपन हो जाता है। बांझपन जो होता है ये महिलाओं में होता है। बांझपन, ठीक है, किसमें होता है दोस्तों? ये महिलाओं में पाया जाता है बांझपन, महिला में, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। बायोटीन दोस्तों याद रखिएगा, ये विटामिन B1 और B7 का रासायनिक नाम है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? बायोटीन है। विटामिन B7 की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B7 की जो कमी से रोग होता है, बाल का झड़ना दोस्तों, बाल का झड़ना, ठीक है, ये विटामिन B7 की कमी से रोग होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है, ठीक है। विटामिन दोस्तों कैल्सीफिरॉल जो होता है, याद रखिएगा, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, याद रखिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफिरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो रिकेट्स होता है, ठीक है, रिकेट्स, ये बच्चों में होता है। किसमें होता है दोस्तों? बच्चों में, ठीक है। रिकेट्स जो होता है दोस्तों ये बच्चों में पाया जाता है मेन रूप से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। फिलोक्विनोन दोस्तों, फाइलोक्विनोन याद रखिएगा, ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का, ठीक है, याद रखिएगा, रक्त का थक्का ना जमना, ये विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है दोस्तों? टेकोफिरॉल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 34 नंबर सवाल देखिएगा। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ठीक है, विडाल परीक्षण याद रखिए दोस्तों। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसके लिए? टाइफाइड, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। अभी हम बताए थे कि टाइफाइड से दोस्तों और हैजा से, दोनों से जो प्रभावित होने वाला अंग है वो आपका दोस्तों आंत है। क्या है? आंत जो प्रभावित होता है दोस्तों, आंत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आंत जो प्रभावित होता है ये हैजा से और टाइफाइड दोनों से होता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। एड्स दोस्तों, एड्स की जांच के लिए दोस्तों एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स के जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है दोस्तों? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है, एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के जांच के लिए, ठीक है। एड्स दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। एड्स के जांच के लिए एलिसा टेस्ट। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे कि AIDS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। जैसे पूछेगा दोस्तों HIV कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। तो HIV क्या होता है? ह्यूमन अमीनो वायरस, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये भी आपको ध्यान है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए। और एलिसा जो टेस्ट किया जाता है, एलिसा परीक्षण, वो मेन रूप से एड्स के लिए किया जाता है। किसके लिए? एड्स के लिए, ठीक है। चलिए देखिए अगला 35 नंबर सवाल देखिएगा। 35 आपके सामने क्या कर रहा है दोस्तों? 35 नंबर सवाल है कि साल का टीका निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है दोस्तों? ठीक है, ये पोलियो से है दोस्तों, याद रखिएगा। साल का टीका जो है ये पोलियो से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि पोलियो का टीका खोज किसने किया था? तो पोलियो का टीका खोज किया था जॉन साल्क ने। किसने किया था?
जॉन साल्क, ठीक है, जॉन साल्क ने पोलियो का टीका खोज किया था दोस्तों, ठीक है। रेबीज का टीका खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने, लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोज किया था। चेचक का टीका खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोज किया था। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोज किया था। और पोलियो टीका खोज किसने किया था? तो जॉन साल्क ने किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 36 नंबर। देखिए 36 आपके सामने दोस्तों, देखिएगा कि किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था? तो संगोला की संधि। कौन संधि? संगोला की संधि कब हुआ था? ये 1750 में हुआ था। कब हुआ था? 1750 में संगोला की संधि हुआ था, ठीक है। साल बाई की संधि कब हुआ था? 1782 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 1782 में साल बाई की संधि हुआ था, ठीक है। सूरत की संधि दोस्तों याद रखिएगा, ये 1775 में हुआ था। 1775 में सूरत की संधि हुआ था। और बेसिन का जो संधि हुआ था ये 1802 में हुआ था। ये सब डेट याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए किस संधि के अनुसार, तो याद रखिएगा संगोला की संधि के अनुसार मराठा संगठन का जो वास्तविक नेता पेशवा बन गया था, ठीक है। सालबाई संधि कब हुआ था? 1782 में हुआ था। सूरत की संधि 1775 में हुआ था। संगोला की संधि 1750 में हुआ था। और बेसिन की संधि 1802 में हुआ था। ये आपको डेट याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 37 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 37 नंबर, ठीक है। 37 आपके सामने दोस्तों क्या कह रहा है कि कमियोटी प्रथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो ये बिहार और उड़ीसा दोनों में प्रचलित था, ठीक है। बिहार और उड़ीसा में दोस्तों कौन सा प्रथा? तो कमियोटी प्रथा। देखिए कमियोटी प्रथा क्या था? जैसे जो भी मालिक हुआ करते थे, पहले जमींदार हुआ करते थे, जो किसान या फिर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, पैसा लेता था, तो पैसा के बदले दोस्तों जो पैसा देता था वो ब्याज पे देता था, ठीक है। तो ब्याज के बदले जो लोग होते थे, ठीक है, ब्याज नहीं चुका पाने के कारण वो उनके मतलब पूरा जीवन भर सेवा करते थे, ठीक है। तो वही दोस्तों कौन सा प्रथा हुआ? तो कमियोटी प्रथा, ठीक है। ये जो मेन रूप से प्रचलित था ये बिहार और उड़ीसा में था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, उड़ीसा बिहार से दोस्तों कब अलग हुआ था? याद रखिएगा, उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा मेन रूप से उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का स्थापना हुआ है, ठीक है। और 1 अप्रैल को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? उत्कल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बिहार का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बिहार से दोस्तों कौन अलग हुआ था? झारखंड। और झारखंड का जो स्थापना हुआ था आपको ध्यान रखना है 15 नवंबर, ठीक है, याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल, देखिए 38 नंबर देखिएगा। 38 आपके सामने है कि असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध है दोस्तों, किससे है? तो 1857 के विद्रोह से है, ठीक है। देखिए इसका जो अब असबाब ए बगावत ए हिंद पुस्तक का जो रचना किए थे वो कौन किए थे? तो सर अहमद खान ने किए थे। किसने किए थे? सैयद अहमद खान। किसने किए थे? सैयद अहमद खान ने किए थे। सैयद अहमद खान ने किसका संगठन किए थे? यानी कि असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो 1857 के विद्रोह से दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? मेन रूप से ऐलान हुआ था 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। इसका जो शुरुआत हुआ था मेन रूप से 9 अगस्त 1942 को हुआ था, एक दिन के बाद हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और खिलाफत आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 से शुरुआत हुआ था, 1922 तक चला था खिलाफत आंदोलन, ठीक है। बहावी आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? ये 1820 में हुआ था, ठीक है। बहावी आंदोलन कब हुआ था? 1820 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1857 क्रांति को क्या कहा जाता है? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है 1857 क्रांति को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 39 नंबर सवाल, देखिए 39 आपके सामने क्या कह रहा है दोस्तों? देखिएगा 39 नंबर सवाल है कि 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों?
तो गोविंद बल्लभ पंत ने किए थे। किसने किया था? गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। ने 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो गोविंद बल्लभ पंत ने किए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 40 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? 40 नंबर सवाल आपके सामने है कि निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? यह किए थे दोस्तों पंडिता रमाबाई ने किए थे, ठीक है। पंडिता रमाबाई दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने आर्य महिला समाज का स्थापना किए हैं। याद रखिएगा कि आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज का स्थापना किसने किए थे? तो आर्य महिला समाज का स्थापना किए हैं पंडिता रमाबाई किए हैं, ठीक है। याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों याद रखिए, इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर बात करेंगे, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों जालिया वाला बाग हत्याकांड में कौन से उपाधि लौटा दिए थे? तो सर की उपाधि लौटा दिए थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, सर की उपाधि लौटा दिए थे दोस्तों। दयानंद सरस्वती दोस्तों याद रखिए, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में। आर्य महिला समाज का स्थापना कौन किए थे? पंडिता रमाबाई, लेकिन आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का स्थापना किए थे, कब किए थे? तो 1875 में किए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे, ठीक है। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे। कौन किए थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती दोस्तों आर्य समाज का स्थापना 1875 में किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचयिता भी किए थे, ठीक है। पंडिता रमाबाई दोस्तों आर्य महिला समाज का स्थापना किए थे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला सवाल, 41 नंबर सवाल देखिए। 41 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? किसने किया था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने किए थे, ठीक है। किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किए थे? अश्वनी कुमार दत्त, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, देखिए 42 नंबर। 42 आपके सामने क्या कह रहा है दोस्तों? 42 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी? आपको पता है कि प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था दोस्तों। किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो काल में प्रथम जनगणना हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। प्रथम जनगणना जो हुआ था 1872 में हुआ था, और दशकीय आधार पर जनगणना शुरू हुआ था। दशकीय आधार पर जनगणना, दशकीय यानी हर 10 साल पर आधार पर जनगणना जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था? तो 1881 में हुआ था, और लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1873 में दोस्तों क्या हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, सत्य शोधक समाज का स्थापना हुआ था। सत्य शोधक समाज का स्थापना कब हुआ था? 1873 में हुआ था। ज्योतिबा फुले ने किए थे, ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। ज्योतिबा फुले का पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इनका एक पुस्तक है उसका नाम है दोस्तों गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। 1897 में दोस्तों राम कृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था, राम कृष्ण मिशन, ठीक है। राम कृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में हुआ था, ठीक है। किसने किए थे? तो ये किए थे रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे, ठीक है। किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी? 1872 में हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 43 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? प्रसिद्ध नाटक जो है नील दर्पण, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किए थे? इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किए थे, आपको ध्यान रखना है, मधुसूदन दत्त ने किए थे, मधुसूदन दत्त, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और जन गण मन की रचना किसने किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखिएगा। और मधुसूदन दत्त ने क्या किए थे, तो नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 44 नंबर। 44 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने कहा था क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयां हैं, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। किसने कहा था दोस्तों, ठीक है, तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था, लाला लाजपत राय, ठीक है दोस्तों, एक ऑप्शन शायद गायब हो चुका है। अच्छा, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को दिया गया था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को, भगत सिंह सुखदेव और ये कौन थे, राजगुरु थे। इनको जो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। CR दास, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, ठीक है, याद रखिएगा, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला 45 नंबर सवाल। 45 आपके सामने कह रहा है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे, तो याद रखिए दोस्तों, किसने किए थे, ये दादा भाई नौरोजी ने किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना हुआ था दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। भूमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भूमेश चंद्र बनर्जी ही थे, ठीक है। चलिए, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 46 नंबर सवाल आपके सामने है कि 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी, दोस्तों ये ढाका में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा कि 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था ये मेन से ढाका में हुआ था। ढाका किसकी राजधानी है, तो ये बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। किसने किया था मुस्लिम लीग का स्थापना, तो आगा खान ने किए थे। आगा खान ने मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू। पूछेगा सवाल कि लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, सवाल पूछेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 47 नंबर। 47 आपके सामने कह रहा है कि अवध किसान सभा, ठीक है, अवध किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किए थे, तो अवध किसान सभा का जो स्थापना किए थे याद रखिए दोस्तों बाबा रामचंद्र ने किए थे। बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का स्थापना किए थे, बाबा रामचंद्र, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला 48 नंबर सवाल लिखिएगा। 48 आपके सामने दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति दोस्तों 1927 में आपका सुमेलित है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन दोस्तों 1921 में, ये भी सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1932 में हुआ था, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1922 दोस्तों, ये गलत है। देखिए असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में, ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था और 1922 में जाकर समाप्त हो गया था, ठीक है। क्यों समाप्त हुआ था, क्योंकि चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जिसकी वजह से गांधी जी नाराज हो गए थे और उसी कारणवश असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे 1922 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, 1927। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब, 1932 में हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको ध्यान रखना है। देखिए जो महात्मा गांधी जो थे
वो कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 1932 में एक और डेट याद रखिएगा कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, यानी पूना समझौता जो हुआ था, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। 49 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 49 आपके सामने है कि हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? याद रखिए दोस्तों, ये थे सचिदानंद सिन्हा। कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे। सचिदानंद सिन्हा दोस्तों याद रखिएगा कि संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसमें दोस्तों डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दूसरा बैठक हुआ था संविधान सभा का, ठीक है, वो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरे बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। 50 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। 50 आपके सामने कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? ये संयुक्त प्रांत में हुआ था। संयुक्त प्रांत जैसे कि उसमें यूपी आता था दोस्तों, बिहार भी आता था, संयुक्त प्रांत था। ठीक है, तो मेन रूप से जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो दंगा हुआ था उसमें सर्वाधिक क्षेत्र जो व्यापक स्तर हुए थे वो संयुक्त प्रांत हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। सवाल पूछेगा, याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था और इसमें ही महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये से भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के वार्धा में हुआ था। ठीक है, शुरुआत वहीं से हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, 51 नंबर सवाल दोस्तों। इसका आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सवाल पूछ रहा है आपके लिए दोस्तों, ये सवाल है कि चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, फिर से सवाल पढ़ लेते हैं कि चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? WB हाईकॉक थे, एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे, या फिर डीजे रेड थे, या फिर FG स्लाई थे? ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है दोस्तों, तो हमने टोटल दोस्तों 50 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।